नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र में हमने पढ़ लिया ऊपरी श्वसन तंत्र। इसमें चल रहा हमारा नासिका पढ़ लिया, मुख पढ़ लिया, ग्रसनी पढ़ ली। तो अब आज पढ़ेंगे स्वर यंत्र, लैरिंग्स। ये स्वर यंत्र या लैरिंग्स, यह कंठ, ग्रसनी व श्वासनली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। यह 9 प्रकार की उपस्थिति से मिलकर बना है। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है। मतलब स्वर का यंत्र मतलब हमारी आवाज़ निकालने का यंत्र होता है तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है। तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है? भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड, वोकल फॉर्ड्स नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। स्वर रज्जु श्लेष्म झिल्ली होती हैं जो हवा के भाप से कंपकपी पैदा कर अलग अलग तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। अगला है निचला स्वर यंत्र। निचले स्वर यंत्र में मुख्यतः श्वासनली, श्वसनी या ब्रोंकाई, विश्वसनिका ब्रोंकियोल, कूपिका तथा फेफड़े कार्य करते हैं। श्वासनली ट्रेकिया यह करीब 5 इंच लंबी नली होती हैं जो कूट स्तरीय पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्लिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम द्वारा रेखित सी आकार के उपस्थित छल्ले से बनी होती हैं। ये छल्ले श्वासनली को आपस में चिपकने से रोकते हैं तथा इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वासनली स्वर यंत्र को ब्रोंकाई श्वसनी से मिलती हैं तथा श्वास को गर्दन से वक्षस्थल तक पहुंचाती हैं। मतलब इसमें जो नली होती है वो सी आकार के छल्ले बने होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तब ये ताकि पिचके नहीं। और ये नली छल्ले श्वास नली को आपस में पिचकने से रोकते हैं तथा इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली स्वर यंत्र को ब्रोंकाई श्वसनी से मिलाती हैं तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती हैं। वक्ष गुआम पहुंचकर श्वास नली दाहिनी तथा बाईनी 2 भागों में विभाजित हो अपनी तरफ से फेफड़े में प्रविष्ट हो जाती हैं। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी प्राइमरी ब्रोंकी कहते हैं। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती हैं जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध कर फेफड़ों की ओर अग्रेसित करती हैं। तो वही ये क्या है, श्वास नली में जो उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती हैं जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध कर फेफड़ों की ओर अग्रेसित करती है, भेजती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है श्वसनी ब्रोंकाई व श्वसनिका ब्रोंकियोल। श्वास नली अंत में दाईं और बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त हो जाती हैं। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाओं जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं में बढ़ जाती हैं। प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनियों में विभक्त होती हैं। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिका ब्रोंकियोल में बढ़ जाती हैं। ये ब्रोंकियोल फेफड़ों में फैल जाते हैं। हर ब्रोंकियोल आगे चल के छोटी सीमांत ब्रोंकियोल में विभक्त होती हैं। श्वसनी तथा ब्रोंकियोल मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। इन शाखाओं का अंतिम छोर कूपिकाएं पाई जाती हैं। ये गैसों का विनिमय इन कूपिकाओं के माध्यम से होता है। अब आता है फेफड़े, लंग्स। फेफड़े लचीले, कोमल तथा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़े के रूप में शरीर के वक्ष स्थल में बाएं व दाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थिर
होते हैं। फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, कोशिकाओं, रक्त वाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों तथा अनेकों कोशिकाओं से निर्मित हैं। तो देखिए भाई, ये लैरिंग्स हैं जिसके माध्यम से आवाज़ निकलती हैं। ये श्वास नली है, ये श्वसनी ब्रोंकियाई और ये श्वसनी ब्रोंकियोल है भाई। ये बहुत से भागों में बढ़ जाते हैं। इस तरह से मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली का विभाजन। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा व कुछ अधिक चौड़ा होता है। पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से थोड़े भारी होते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंडों लोब्स में तथा दाहिना 3 खंड में विभक्त होता है। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं। प्रत्येक उपखंड अनेक छोटे खंडों में विभक्त होते हैं, जिनमें श्वास नली की शाखाएं धमनियों व शिराओं की शाखाएं विभाजित होते हुए एक स्वतंत्र इकाई का गठन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये दायां वो है भाग जिसमें ये 2 भागों में विभाजित होता है, और बायां भाग है ना, ये बड़ा बायां भाग है ना, ये 1, 2 और 3, ये 3 भागों में विभाजित होता है। ये बात ध्यान रखनी है। दायां भाग 2 भागों में और बायां भाग 3 भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है। इसमें कई केशिकाएं मतलब बिल्कुल बारीक नली होती हैं, कैपिलस तथा करीब 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती हैं। कूपिकाएं एक कपनुमा संरचना होती हैं जो सीमांत ब्रोंकियोल के आखिरी सिरे पर पाई जाती हैं। ये असंख्य कोशिकाओं से घिरा रहता है। कूपिका में सल्की उपकला की पंक्तियां पाई जाती हैं जो कोशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती हैं। श्वसन मांसपेशियां फेफड़ों में गैस विनिमय तो कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट डायफ्राम उत्तरदायी हैं। मध्यपट कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। मध्यपट के संकुचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट होती हैं तथा शीतलन से वायु फेफड़ों के बाहर निकलती हैं। इनके अतिरिक्त पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जो मध्यपट के संकुचन व शीतलन में मदद करती हैं। श्वसन क्रिया विज्ञान। फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों में वायु का अंदर आने व बाहर निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इस वायु संचालन के लिए श्वसन यंत्र वायुमंडल तथा कूपिका मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट तथा मध्यपट के संकुचन का उपयोग करता है। इस कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाली वायु फेफड़ों में प्रविष्ट करती हैं। श्वसन की प्रक्रियाएं 2 स्तर पर संपादित होती हैं। पहली बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें गैसों को विनिमय हवा से भरी कूपिकाओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। आंतरिक श्वसन। इसमें गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब आता है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, पहला रक्त, ब्लड। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को और कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से उपापचयी अपशिष्ट उत्पादों तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। तो ब्लड को आप सब जानते हैं, तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है। तो ऊतक जानते हैं ना, मतलब कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं,
ऊतक बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित मतलब पूरे शरीर में ये भेजते हैं, और ऑक्सीजन का परिवहन करता है और CO2 का भी परिवहन करता है, मतलब CO2 को बाहर निकालने में सहायता भी करता है, उसका भी परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और पोषक पदार्थों को जहाँ इनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर ये पहुँचाता रहता है। ये एक हल्का क्षारीय तरल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये ब्लड क्षारीय होता है क्या अम्लीय होता है, तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है, जिसका pH कितना होता है 7.4, मतलब 7 से ऊपर वाले तो क्या होते हैं, क्षारीय, मतलब 7 से ऊपर वाले pH तो, और 7 से नीचे वाले pH मान के क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो इसका pH कितना होता है 7.4। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में होता है। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में। भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लिया में होता है। तो देखिए भाई, प्लिया प्लिया है, उसमें होता है किसका, भ्रूणावस्था व नवजात शिशुओं का निर्माण, नवजात शिशु के ब्लड का निर्माण। और जो मनुष्य में कहाँ पे होता है, लाल अस्थि मज्जा में। तो प्लिया कहाँ होती हैं वो देख सकते हैं आप चित्र में, मैं बताता हूँ। अभी प्लिया हमने पिछले उसमें देखा था, तो प्लिया भाई यहाँ पे होता है, इसके नीचे शायद पित्ताशय, ये है प्लिया, शायद यहाँ पे यकृत के नीचे होता है प्लिया। ठीक है, ये प्लिया होता है। ठीक है, प्लीहा, और बता देता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। प्लिया आपको इनमें दिखाता हूँ, शायद इनमें तो नहीं है प्लिया। प्लिया वहीं पे होता है भाई। तो देखिए आगे देखते हैं। तो प्लिया में इनका निर्माण होता है। ठीक है, छोटे मतलब नवजात शिशु है, ये भ्रूण अवस्था में उनके ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, प्लिया में होता है। ठीक है, हाँ प्लिया में। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रुधिर के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से हैं, दो भाग होते हैं, कौन कौन से, द्रव भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, तथा एक ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है तथा इसमें लगभग 92% जल व 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली है लाल रुधिर कोशिकाएं RBC, ये कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होती हैं। कितनी, 99% RBC। इन कोशिकाओं में
हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त का लाल किस कारण होता है, तो एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से। जब आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो किसकी जांच की जाती है? HB की, हीमोग्लोबिन की, कि कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन है। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं तथा इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। तो इनकी आयु कितनी? 120 दिन, और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं तथा लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है, जिस कारण ये रंगहीन होते हैं, मतलब इनका कोई रंग नहीं होता है। तथा श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहलाती हैं। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, कणिकाणु ग्रेन्युलोसाइट तथा अकणिकाणु ग्रेन्युलोसाइट। कणिकाणु के उदाहरण हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल तथा बेसोफिल। कणिकाणु के उदाहरण कौन से? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। रक्त में न्यूट्रोफिल संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाए जाने वाले श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। न्यूट्रोफिल संख्या की दृष्टि से कौन सी? श्वेत रक्त कणिकाएं। इन कणिकाओं की कोशिकाओं में प्रमुख रूप से लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट हैं। लिम्फोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट तथा प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, नेचुरल किलर सेल्स। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं हैं। मोनोसाइट परिपक्व हो महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित होती हैं। मोनोसाइट महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित होती हैं। महाभक्षक मतलब छोटी मोटी जो डैमेज कोशिकाएं होती हैं उनका भक्षण करती हैं। मोनोसाइट महाभक्षक तथा न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं, जो वहाँ प्रतिजनों का भक्षण करती हैं। जो वहाँ प्रतिजन होते हैं उनका भक्षण करती हैं। नेक्स्ट है बिम्बाणु प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है ना, वो होती हैं क्या? उनको क्या कहते हैं? बिम्बाणु। मतलब ये क्या करते हैं? जो ब्लड होता है आपका, ब्लड का थक्का जमाने का काम करता है। मतलब मान ले आपके चोट लग जाती है तो आपका ब्लड बहता है, तो फिर ब्लड रुकता है, मतलब ब्लड जम जाता है, तो वो किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो ब्लड का पानी हो जाता है एक तरह से। इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख प्रति घन mm होती हैं। बिम्बाणु का जीवन मात्र 10 दिन का होता है। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। बिम्बाणु केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। अब आता है रक्त के कार्य। प्राणियों के शरीर में रक्त एक महत्वपूर्ण ऊतक है जो कई प्रकार के कार्य संपादित करता है। रक्त के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं। पहला है O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय करता है। मतलब वातावरण से ऑक्सीजन लेना, फिर शरीर में से CO2 वातावरण में निकालना। दूसरा है पोषक तत्व को शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन करता है। मतलब पोषक तत्व को शरीर में विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। शरीर का pH नियंत्रण करता है। शरीर का pH मान उनका नियंत्रण करता है। शरीर का ताप नियंत्रण करता है। प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करता है। मतलब प्रतिरक्षा मतलब बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बनाए रखने में सहायता करता है। हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करता है।
कराना, मतलब जो हार्मोन होते हैं वो भी ब्लड के साथ ही बहते हैं, उनको कौन सी जगह पर कौन से हार्मोन की आवश्यकता है उनका पहुंचाने का कार्य करता है। उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर करना, मतलब उत्सर्जक जो पदार्थ हो उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी ये करता है। अब है रक्त के प्रकार। रक्त कितने प्रकार के पाए जाते हैं वो देखेंगे। रक्त में पाए जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन ए वे बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के हिसाब से मानव रक्त को 4 समूहों में विभाजित किया गया है। पहला है ए, बी, ए बी तथा ओ। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल कणिकाओं पर एक प्रतिजन, बी रक्त समूह में बी प्रतिजन और ए बी रक्त समूह में दोनों ए तथा बी प्रतिजन उपस्थित होते हैं। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल कणिकाओं पर दोनों में से कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है। रक्त के इन समूहों को एबीओ रक्त समूह कहा जाता है। मतलब ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4 प्रकार के, ए, बी, ए बी और ओ। ए रक्त समूह में इसका प्रतिजन ए होता है, बी पर ए प्रतिजन, हाँ, और बी रक्त समूह में बी, ए बी रक्त समूह में दोनों ए तथा बी प्रतिजन उपस्थित होते हैं और ओ रक्त समूह में कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है। ये रक्त का परिसंचरण है, मतलब ये रक्त का परिवहन किस प्रकार से होता है उसका आपका चित्र दिखाया गया है। ये आपका हार्ट है और ये फुफ्फुस धमनियाँ हैं और ये फुफ्फुस सिराएं हैं। मतलब जो ये फुफ्फुस में, मतलब ये अशुद्ध रक्त जा रहा है। ये क्या है? फुफ्फुस धमनी होती हैं, उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त, मतलब CO2 युक्त रक्त होता है। क्या? CO2 युक्त। और फिर फुफ्फुस सिरा होती हैं, उसमें क्या होता है? O2 युक्त रक्त, मतलब शुद्ध रक्त। और ये शरीर है और शरीर में से ये सिराएं होती हैं, इनमें अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, CO2 युक्त। इनमें से सिराओं से जो रक्त शुद्ध होने के लिए कहाँ आता है? हृदय में आता है। ठीक है, हृदय में आता है। और फिर शुद्ध रक्त, हार्ट में से शुद्ध रक्त शरीर में ऐसे फैलता है। धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और सिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त। ये आंतरिक श्वसन क्रिया है। ठीक है, इस तरह से। तो भाई जो महाधमनी होती हैं, महाधमनी या फुफ्फुस धमनी भी कह सकते हैं, उसमें तो अशुद्ध रक्त होता है और महाशिरा या फुफ्फुस सिरा उसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और बाकी जो सिराएं होती हैं पूरे शरीर में, उनमें अशुद्ध रक्त, और जो धमनियाँ होती हैं उनमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो ये शरीर से क्या? अशुद्ध रक्त पहले हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर ये कहाँ पे जाता है? हार्ट से सीधा ही डायरेक्ट में आ जाता है। क्या? फुफ्फुस, मतलब फुफ्फुस में जाता है नहीं, फुफ्फुस में जाता है, फुफ्फुस धमनी में जाता है ना, फिर फुफ्फुस सिरा के माध्यम से ये हार्ट में आता है। तो ये है भाई।